जो दवाइयां कभी मेडिकल साइंस के क्षेत्र में क्रांतिकारी खोज थी, अब वही हमारे सेहत के लिए चुनौती बनती हुई दिखाई दे रही हैं। एंटीबायोटिक दवाइयों का असर कम होता जा रहा है। बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक दवाइयां बेअसर साबित हो रही हैं। मेडिसिन की भाषा में इसे कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, और इसमें सबसे ज्यादा कॉमन कंडीशन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और WHO के हाल के एक अध्ययन में ये पता चला है कि कोविड महामारी के दौरान लोगों को इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक दवाइयां खिलाई गई हैं, और इसके मुताबिक देखा गया है कि एंटी माइक्रोबियल और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और ज्यादा जो है लोगों के बीच बढ़ गया है। आज चर्चा में जानेंगे कि आखिर किस तरह से एंटीबायोटिक दवाइयां जो है उनका असर जो है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, किन कारणों की वजह से ऐसा होता है। जीवन रक्षक माने जाने वाली ये दवाइयां अब कैसे खतरा बनती हुई दिखाई दे रही है, क्या क्या सावधानियां आपको जो है बरतनी चाहिए। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। मेहमान के तौर पे मेरे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अंशुमन कुमार, डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल, डॉक्टर अरविंद बडेगर, टेक्निकल डायरेक्टर, BDR फार्मास्यूटिकल्स। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और मेरे ख्याल से बहुत बेसिक परिभाषा से मैं शुरू करना चाहती हूँ। डॉक्टर अंशुमन, एंटीबायोटिक दवाइयाँ क्या होती हैं, इसके साइड इफेक्ट्स और इम्पैक्ट पर तो हम बात करेंगे ही, शो ही उस बारे में है। सरल भाषा में समझाइए, ये दवाइयाँ होती क्या है? मेडिकल साइंस में जब भी कहीं एंटी लगा हुआ है मतलब उसका विरोधी। बायोटिक मतलब कोई भी बायोलॉजिकल एलिमेंट, आमतौर पे बैक्टीरियल एलिमेंट, मतलब बैक्टीरिया एक तरह का सूक्ष्म जीवाणु है। और क्या हो सकता है? वायरस हो सकता है। कोविड ने तो सबको इतना अवगत करा ही दिया, वायरस के बारे में सब लोग जानते हैं। फंगस हो सकता है, एंटी फंगल। वायरस हो सकता है एंटी वायरल। और बैक्टीरिया का गैस जो हो सकता है एंटी बैक्टीरियल। तो बैक्टीरिया के खिलाफ जो दवा काम करे उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। और पूरे ग्रुप को, जिसमें एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल सभी आ जाएंगे, उसको एंटी माइक्रोबियल कहते हैं। चर्चा जो चल रही है पिछले लगभग 9 साल से, 2015 से, वो चल रही एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR की चर्चा। ड्रग कंपनी दवाइयां ढूंढ ढूंढ के परेशान है, साइंटिस्ट काम करके परेशान है, और हम पब्लिक उसके रेजिस्टेंस डेवलप करके थक नहीं रहे हैं। नई दवाइयां आती हैं और जब तक कारगर होती है तब तक रेजिस्टेंस ऑलरेडी डेवलप करा देते हैं। तो साइंस के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसमें कोई दो नहीं। चलिए, काफी बड़ी बात आपने कही, यहाँ पे साइंस के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है डॉक्टर अरविंद के, खिलवाड़ कैसे हो रहा है? क्यों लोगों में ये रेजिस्टेंस जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है, और न सिर्फ बन रही है बल्कि बढ़ भी रही है? क्या वजह आप भाप पा रहे हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये जो एंटीबायोटिक्स है उसकी उपलब्धता इतना आसान हो गया है आजकल। और इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे स्टेट लाइक पंजाब, उसका रेशियो ऑफ सेल्फ मेडिकेशन का आप देखेंगे, 73% जो लोग हैं सेल्फ मेडिकेशन से अपने बीमारियों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक रिपोर्टेड वैल्यू है जो स्टेट ऑफ पंजाब से रिपोर्टेड किया गया है। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वेरियस अदर कंट्री में, इन द एडवांस कंट्रीज जैसे US है, जर्मनी है, वहाँ पे भी सेल्फ मेडिकेशन हो रहा है। बट वो सब दवाइयाँ मेजरली ओवर द काउंटर मेडिसिन के द्वारा हो रहा है। और जहाँ तक एंटीबायोटिक्स की सवाल है, कोविड ने सब लोगों को बहुत जानकारी दे दिया है कि कुछ दवाइयाँ स्पेसिफिक बीमारी के लिए लिया जा सकता है। उसके हिसाब से मेरे ख्याल से कोविड के बाद सेल्फ मेडिकेशन की जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा हो गई है। चलिए, ये आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात छेड़ी है। सेल्फ मेडिकेशन की एक आदत हो गई है, और मेरे ख्याल से इसका जो एक सिलसिला है वो कोविड से लगातार होता हुआ हम देख रहे हैं। और डॉक्टर अंशुमन, सेल्फ मेडिकेशन की भी शुरुआत तो कहीं से हुई होगी ना? ओवर द काउंटर दवाइयाँ बिकती ज़रूर हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी अब भी, जबकि ऐसी हिदायत मिल चुकी है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको जो है एंटीबायोटिक्स और तमाम जो गंभीर दवाइयाँ हैं वो नहीं मिलनी चाहिए। उसके बावजूद भी ओवर द काउंटर दवाइयाँ मिलती हैं,
कई बार अगर एक बार डॉक्टर ने लिख दी कि आप ये दवाई खा लीजिए, शायद उस वक्त ज़रूरत हो आपको, और आपने क्या किया, उसको हमेशा की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब भी उस तरह की कोई सिम्टम आपको लगे तो आपने उस दवाई को लेना शुरू कर दिया। क्या सेल्फ मेडिकेशन से हम इसको समझें, या आपको लग रहा है कि इसके आगे और भी पहलू हैं जिसकी वजह से लोगों ने अपने आप को आदत डाल दी है और रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है? बिल्कुल, कविता जी बिल्कुल सही आपने टच किया। ये एक पहलू है, इसके और भी पहलू हैं, अभी समझा देता हूं। सेल्फ मेडिकेशन एक पहलू कैसे बना, ये तरीका कैसे बना? अगर कोई, आपने सुना तो नहीं हुआ, कोई कैंसर की मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन कर लेता हो, पता हो इसको भी स्तन का कैंसर था, तो दूसरे मरीज जाए और वो भी कहे स्तन के कैंसर की दवा दे दो, काउंटर से खरीद के खा ले? नहीं होगा। डरते हैं लोग कि कैंसर की दवा लोगे नुकसान भी हो सकता है। एंटीबायोटिक को खिलवाड़ बना दिया था, मजाक बना दिया। कोविड के टाइम आप देखिए, व्हाट्सएप पे कुछ डॉक्टरों ने प्रेस्क्रिप्शन बना के बांटा था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन और रेमडेसिविर। तीनों दवाइयां बाद में पता चला कि नॉन फंक्शनिंग है। हालांकि हम लोग पहले से ऑब्जेक्ट कर रहे थे, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंटी मलेरियल है, काम नहीं करेगी। एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया वायरस पे काम नहीं करेगी। और रेमडेसिविर जो वायरस है, 2003 से एक फार्मास्यूटिकल पुश करना चाह रहा था, अल्टीमेटली उसका रिजल्ट आया, काम नहीं किया, इनफैक्ट मौतें ज्यादा हुई। तो ये चला। अब व्हाट्सएप पे जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भेज रहे हैं तो मरीजों की परिकल्पना के परे हो जाता है कि अगर ऐसी सर्दी खांसी हुई, घर में एक इंसान को डॉक्टर ने दवाइयां दी थी, उसी प्रेस्क्रिप्शन की दवा खरीदो, दूसरे को खिला दो। उसको ये नहीं पता चला। तो पहला लूज टॉक हुआ डॉक्टर के स्तर पे कि वायरल फ्लू में एंटीबायोटिक दी क्यों, जरूरत नहीं थी, आपको कल्चर पॉजिटिव मिला कि क्यों दी, पहला। दूसरा, ओवर द काउंटर सेल्फ मेडिकेशन। आज भारत में हर इंसान अपने को डॉक्टर समझ रहा है, कोई भगवाधारी व्यापारी भी अपने को डॉक्टर समझता है, जो नहीं होना चाहिए। बहुत डेलिकेट ब्रांच है। दूसरा, सेल्फ मेडिकेशन। तीसरा, रेगुलेशन कहां है जो फार्मासिस्ट को अलाउ करता है कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक डिस्पोज ऑफ करो। तो थर्ड पॉइंट, पोल्ट्री जो मुर्गे की फार्मिंग होती है उसमें एंटीबायोटिक का ओवर यूज है। और आपको मालूम है कविता जी, टेट्रासाइक्लिन जो दवा मुर्गे को, चिकन को पालने में खिलाया जाता है, क्योंकि उसको कॉर्न फेड जल्दी से बड़ा करने के लिए खिलाया जाता है। ये ऐसे जो चिकन होते हैं, इसमें ग्लाइकोजन ज्यादा होता है, डायबिटिक होते हैं और इम्यूनिटी लो होती है, ये बढ़ जाते हैं जल्दी, तो इन्फेक्शन ना हो इसके लिए एंटीबायोटिक दे दे। टेट्रासाइक्लिन 250 टू 270 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर खाना बनाते हैं, चिकन कुक करते हैं, तब भी आपके शरीर में बरकरार रहेगा, रेजिस्टेंस करेगा। एनिमल हस्बेंड्री, आप कैटल पालते हैं, उसके दूध में एंटीबायोटिक की मात्रा होती है। फिशिंग, जो कई दवा की दुकान एंटीबायोटिक एक्सपायर होती है, नदियों में, तालाब में फेंक देते हैं, मछलियां खा लेती है, फिर मछलियां आप खाते हैं। तो सर्कुलेट होके एंटीबायोटिक मानव के शरीर में पहुंच गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर लिया। दिल्ली में खास करके सुपर बग, डेली सुपर बग बोला गया है, जो कई एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म हैं। और ऐसे लोगों को सिंपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब हो रहा है, आईसीयू में जा रहे हैं, और कभी कभी उनकी हालत इतनी खराब होती है, वेंटिलेटर पे जाते हैं, और कभी कभी जान नहीं बचाई जा सकती है। तो ये मेजर है, ये 5 मेजर पहलू हैं। सेल्फ मेडिकेशन, डॉक्टर के द्वारा अनऑर्गेनाइज प्रिस्क्रिप्शन, और स्वयंभू डॉक्टर जो डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर हैं, झोला छाप हैं, उनके द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन, जिसमें महंगी और हाई स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी दी जाती है। पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री। तो डॉक्टर अरविंद, अगर हम खुद ही रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी मजबूत भी तो होनी चाहिए ना, हमारे पास ताकत तो होनी चाहिए तमाम तरह के इन्फेक्शन से लड़ने की। ऐसा नहीं हो रहा है, इनफैक्ट लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, और अब क्या बीमार पड़ रहे हैं, दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमको पहले समझ लेना चाहिए सेल्फ मेडिकेशन एक्चुअली बाय डेफिनेशन होता क्या है। सेल्फ मेडिकेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे एक बीमार आदमी खुद अपने ही समझ से कोई मेडिसिन ले ले, या कोई घरेलू नुस्खा ले ले, या कोई हर्ब्स ले ले, या किसी और अपने रिश्तेदार, अपने पेरेंट्स, अपने दोस्त, या अपने कोई भी जानकार आदमी के कहने से ले ले, बिना कोई मेडिकल एक्सपर्ट के सलाह लिए बगैर। ये होता है सेल्फ मेडिकेशन। अब ये सेल्फ मेडिकेशन के बारे में बात करने जाते हैं, हमको एक चीज दौर करना पड़ेगा कि अगर हम लोग, जब भी हमको बुखार आता है, हम लोग जनरली क्या दवाई लेते हैं, डॉक्टर कौन सा दवाई देते हैं हमको, जो सबको जानकारी है वो है पैरासीटामोल। अभी पैरासीटामोल कब से रहा है यूज में?
जहां तक मैं जानता हूं, इट इज ऑलमोस्ट मोर देन 1 सेंचुरी हो गया अभी पैरासिटामोल का इस्तेमाल होते होते। अब बुखार की ट्रीटमेंट के लिए पैरासिटामोल के अलावा जो भी एडवांसमेंट हुआ है मेडिसिन में, वो काफ़ी कम रेंज में हुआ है। या पैरासिटामोल का सब्स्टिट्यूशन अगर हम लोग देखने जाएंगे, हमको बहुत कम मॉलिक्यूल मिलेंगे जो पैरासिटामोल को सब्स्टिट्यूट करने जाते हैं। बट वही केस अगर हम लोग कोई भी एंटीबायोटिक के बारे में लेते हैं या कोई एंटी फंगल के बारे में लेते हैं, तो हम लोगों के पास जितना भी एंटीबैक्टीरियल या एंटी फंगल मेडिसिन है, वो काफ़ी नहीं हो रही है। हम लोग हमारी जो रिसर्च की प्रोसेस है, उसमें हम लोग हमेशा एक शब्द यूज करते हैं कि डिस्कवरी of antibacterial, antifungals and anti-tubercular medicine is a snake and ladder game। के कोई भी साइंटिस्ट हो या मेडिकल प्रोफेशनल हो, कुछ अमुक दवाइयों को लेके ट्रीटमेंट करते करते सक्सेस हुआ रहता है, तब तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है अपना ही एक रेजिस्टेंस डेवलप करके वो मेडिसिन का इफेक्ट को कम कर देते हैं। सो एक एंड तक सीढ़ी पार के निकल गया रहता है ट्रीटमेंट के लिए, बट ये जो रेजिस्टेंस की प्रक्रिया है वो ट्रीटमेंट का इफेक्ट को कम कर देती है। और एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि देयर इज अ वेल सेड स्टेटमेंट कि एवरी पॉइजन इज अ मेडिसिन एंड एवरी मेडिसिन इज एसेंशियली ए पॉइजन। तो हर एक मेडिसिन को जब भी हम लोग यूज करते हैं, भले वो एलोपैथिक दवाई हो या हर्बल मेडिसिन हो या घरेलू नुस्खा हो, उसको भी हमको बहुत ही समझ के यूज करना चाहिए। एंड इसका असर जो है कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के ऊपर, कहीं ना कहीं डायग्नोसिस का कमी होने के ऊपर, कहीं ना कहीं एक्चुअल बीमारी को मास्क करने के ऊपर हो जाता है। ऑलराइट, चर्चा को अब उस पड़ाव पे लेके जाते हैं डॉक्टर अंशुमान, जहां पर अब क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने भी आपको एक रेड फ्लैग दे दिया है इस पूरे मामले पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब डब्ल्यूएचओ जैसी एक संस्था एक रेड फ्लैग खड़ा कर देती है तो कहीं ना कहीं लोगों के ध्यान में ज़्यादा ये बातें आने लगती हैं। अब ये बताएं हमें कि इससे निपटा कैसे जाए, जो हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि हम तो नवजात शिशुओं में भी एक रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक आता हुआ देख रहे हैं। जो आपने चेन समझाई हमें, उससे तो बात समझ में आती है कि कैसे बच्चों में भी रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली आ रहा है पैदा होते ही। लेकिन अब इसका तोड़ क्या है और कितने सिवियर रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं? एक तो हो गई आपके इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शन की बात हो गई डॉक्टर अंशुमन, जो लगातार लोगों को होते हैं, और एक बात होगी गंभीर बीमारियों की। तो ये रेजिस्टेंस एक तो कितना गहरा है और दूसरा अब इसका तोड़ क्या है? बहुत बढ़िया कविता जी, बहुत वैज्ञानिक सवाल आपने पूछा है। डब्ल्यूएचओ ने 2015 में पूरे जितने उनके मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग करी, कंट्री मेंबर्स की, जिसमें इंडिया भी था। उनसे कहा कि एक्शन प्लान बनाओ, एंटीबायोटिक एक्शन प्लान क्या है। 2017 में जब पूछताछ हुई तो इंडिया के आईसीएमआर ने गाइडलाइन जारी किया, क्योंकि उनको दिखाना है भाई कुछ तो कर रहे हैं। अब 2022 में 5 साल के बाद रिपोर्ट मांगी गई, क्या किया है, फिर एक्शन प्लान रिवाइज करके गाइडलाइन जारी कर दी गया। ये आईसीएमआर करते रहता है, लेकिन क्या धरातल पे एग्जीक्यूशन लेवल पे कुछ काम हुआ? एग्जीक्यूशन लेवल पे काम का मतलब क्या है? ओवर द काउंटर मेडिसिन क्या मिलना बंद हो गई? एंटीबायोटिक गाइडलाइन कौन पढ़ रहा है? पब्लिक को गाइडलाइन का पता है क्या? सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक कौन सी है, पब्लिक को क्या पता? जाके खरीद के खा रही है। अब चलिए, अब आते हैं कि वहां तो लैकिंग है। 3 स्तर पे काम की जरूरत है, व्यक्तिगत स्तर, सामुदायिक स्तर और कंट्री गवर्नेंस के स्तर पे। व्यक्तिगत स्तर पे काम करने की जरूरत, पहले जागरूकता ये होनी चाहिए। एंटीबायोटिक, डॉक्टर अरविंद ने बिल्कुल सही कहा, ऑल मेडिसिन आर एसेंशियली पॉइजन टू किल सर्टेन बैक्टीरिया, वायरस और सर्टेन कैंसर। लेकिन अगर ये एबनॉर्मल यूज हो तो आपको भी पॉइजन की तरह काम करेगा। तो एंटीबायोटिक का क्या हो रहा है? दर्शक जो सुन रहे हैं समझ लीजिए, आप कर रहे हैं अब्यूज, मिसयूज, ओवर यूज एंड अंडर यूज। अंडर यूज कैसे? डॉक्टर ने दिया आपको 5 दिन की एंटीबायोटिक, कल्चर रिपोर्ट के हिसाब से खाने के लिए, 2 दिन में आपका रिस्पॉन्स आ गया, आपने छोड़ दिया, अंडर यूज। ओवर यूज,
आप रिपीटेड एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते रहे, आपको जरूरत नहीं थी। मिस यूज, आपको वायरल इन्फेक्शन था, आपने एंटीबायोटिक ले लिया। एब्यूज, पोल्ट्री फार्मिंग, चिकन पालने में दे दिया, एनिमल हस्बेंड्री को दे दिया, एंटीबायोटिक कहीं भी फेंक दिया नदी नाले तालाब में। अब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक, ये पहले आपको जागना पड़ेगा। अब व्यक्ति क्यों जागे? ड्राइविंग फोर्स क्या है, उसको थोड़ी चिंता है कि पर्यावरण वातावरण का क्या हो रहा है। इसलिए जानिए कि एंटीबायोटिक जब खाते हैं तो गट, आपके इंटेस्टिन के अंदर, पेट में जो आंत है उसके अंदर, हमारे अंदर 30 ट्रिलियन बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया हमें हेल्दी रखने में मदद करती है। उस बैक्टीरिया को सबसे पहले आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करें, आप पहले बीमार होंगे। महिलाओं में वेजाइनल कैंडिडियासिस एक फंगल इन्फेक्शन होता है। बच्चों में ओरल थ्रस्ट, मुंह के अंदर कैंडिडल फंगल इन्फेक्शन होता है। मतलब आपका नुकसान ज्यादा हो रहा है। और दुर्भाग्यवश कभी आपको अगर निमोनिया या मेजर को एंटीबायोटिक का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, तो आप नुकसान में हैं। तो स्व जागरूकता सबसे पहला स्टेप। ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक न ले, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड एंटीबायोटिक ले, लेकिन डॉक्टर से भी कहें कल्चर सेंसिटिविटी मेरा करा ले डॉक्टर साहब, तब एंटीबायोटिक दें, एम्पिरिकल एंटीबायोटिक ना दें। एक सामुदायिक स्तर पे जो बेवजह का चला हुआ है, आप सामुदायिक स्तर पे अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, पार्क में जॉगिंग करें, गुड फूड खाने की कोशिश करें ताकि इम्यूनिटी डेवलप हो, आपको एंटीबायोटिक या इस तरह की दवाइयों की जरूरत कम हो। और गवर्नेंस लेवल पे स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल इन प्लेस। नंबर 1, एग्जीक्यूशन, मतलब उसका सही कार्यान्वयन हो, धरातल पे काम हो, इस पे बात हो। अस्पताल तो एंटीबायोटिक पॉलिसी बना दे रहा है, जो क्वालिफाइड डॉक्टर फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहते हैं या झोला छाप डॉक्टर कहते हैं या कंपाउंडर कहते हैं, ये हमारे कंट्री में 92% है, 92% जो एंटीबायोटिक दे रहे हैं। उन पे लगाम लगाइए। एंटीबायोटिक का बैच जो बार कोडिंग होती है उसके स्कैन करके आप देखिए कहां कितनी एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन में आ रही है, तब जाके कंट्रोल आएगा, तब जाके साइंटिस्ट आगे चलेंगे एंटीबायोटिक ढूंढने में। अभी साइंटिस्ट पीछे चल रहे हैं, एंटीबायोटिक ढूंढते उसके पहले रेजिस्टेंस आ जाता है। तो क्लियरली एक बात तो तय है कि ये एक ही शख्स से नहीं होगा। जो दवाइयाँ ले रहे हैं ये केवल उनके हाथ में ही नहीं है। तमाम स्टेक होल्डर्स को एक साथ आना पड़ेगा। भले ही हम इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की बात करें, डॉक्टर्स की एसोसिएशन की बात करें या हम ग्राहकों की बात करें, लेकिन डॉक्टर अंशुमान, एक सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है। आपने ये तो बता दिया कि कैसे आपको उसका इस्तेमाल रोकना है, कैसे नेचुरल इम्यूनिटी आपको डेवलप करनी है, लेकिन अब तक जो मेरे अंदर रेजिस्टेंस बिल्ड हो चुका है उसको मैं अनवाइंड कैसे करूँ? क्या कोई डिटॉक्स होता है? क्या किसी भी तरह का एंटीबायोटिक रिहैब जहां पर आप उसके असर को खत्म कर सके? मुझे एग्जाम्पल के तौर पे भी समझाइएगा कि ये एंटीबायोटिक्स हम जो लेते हैं इसका असर हमारे शरीर में, हमारे खून में कब तक रहता है? रेजिस्टेंस क्योंकि अब बिल्ड हो चुका है, वो कब तक रहता है? उसको फेज आउट करने में कितना टाइम लग सकता है? देखिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होता है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया अगर आपके शरीर में है, वो रेजिस्टेंट हो गया, ठीक है। तो पहला आप अपने इम्यून सिस्टम को अगर एक्टिव करेंगे, इम्यून सिस्टम एक्टिव से मतलब हाइपर नहीं करना है, सम करना है, बराबर करना है, ना हाइपर ना हाइपो, ना कम करो ना ज्यादा करो, तो ये बैक्टीरिया क्लिंज आउट हो जाए। एक दूसरा मैंने कहा गट माइक्रोबायोम, गट के अंदर, आंत के अंदर जो बैक्टीरिया है, 11 दिन लगते हैं। अगर आप ऑफ एंटीबायोटिक हैं और आपके खाने में वेजिटेबल की मात्रा, वेजिटेबल से मतलब है कच्ची सब्जी, कच्चे फल, सलाद, इस तरह की चीजें देते हैं, तो 7 दिन में बैक्टीरिया रिप्लेनिश होता है। 3 दिन और लगता है, 3 से 4 दिन बैक्टीरिया अपने ग्रोथ में आ जाता है। तो गट माइक्रोबायोम 11 दिन में ठीक होना चालू होगा, आपका गट हेल्थ इंप्रूव होगा। वेजाइनल फ्लोरा जो दिन लगते हैं, वेजाइनल फ्लोरा इंप्रूव होगा, कैंडिडा का रिस्क खत्म होगा। ओरल फ्लोरा सबसे फास्ट रिकवर करता है 7 डेज में। तो मोटा मोटी तौर पे अगर रखें तो 2 हफ्ते अगर आप गुड फूड लेते हैं, ऑफ एंटीबायोटिक रहते हैं, कोई केमिकल टॉक्सिन्स, इस तरह की चीजें, बेवजह की दवाइयां, पिल्स, हेडेक की, दर्द की नहीं लेते हैं, तो 2 हफ्ते में आपका डिटॉक्सिफिकेशन चालू हो जाएगा। आपको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कोई बड़ा काम नहीं करना है, आपको कुछ चीजें बंद करनी है, कुछ लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अरविंद, अब ये बताइएगा हमें कि अब ये रेजिस्टेंस गंभीर बीमारी के इलाज में किस हद तक इंटरफेयर कर सकता है? वेल, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल,
आपका क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं डॉक्टर अंशुमन का जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर और बात करना चाहूँगा कि पहला तो ये है कि हमारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम में एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जहाँ पे हर एक किस्म की एनोमली को ट्रीट करने के लिए बॉडी खुद सक्षम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि न पेशेंट के पास टाइम है, न ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स के पास टाइम है। सब लोग जो इलाज है वो इमीडिएट चाहते हैं। अभी फॉर एग्जांपल एक क्लासिक एग्जांपल मैं देता हूँ, जहाँ पे अगर आपको बुखार आती है तो आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना जो है हम लोग सब समझते हैं कि ये एक निशानी है कि आदमी बीमार है, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड इंडिकेशन दैट आपका बायोलॉजिकल सिस्टम काम कर रहा है। बॉडी का टेम्परेचर आपको अपने आप नहीं बढ़ रहा है, अपना बॉडी बढ़ा रहा है ताकि आपके अंदर जो एक्सट्रेनियस मैटर इंक्लूड कर चुकी है, इट मे बी अलर्जन, इट मे बी इन्फ्लेमेटिव एजेंट, इट मे बी एन इन्फेक्शन, ये कोई भी इंक्लूड कर चुका है, उसको अनकंफर्टेबल बनाने के लिए बॉडी का एक तरीका है। तो एक चीज ये है कि पेशेंस रखने से और सिंपल तरीके अपनाने से बॉडी अपने आप को ठीक करने की कोशिश हमेशा करता रहेगा। अनदर क्लासिक एग्जांपल है, जब हमको सर्दी खांसी होती है हम लोग स्नीज करते हैं। वो स्नीजिंग जो है इट इज ऑल्सो वन मोर वेरी एक्सलेंट डिफेंसिव मैकेनिज्म। हमारी बॉडी जो बाहर की जो इंट्रूडर है इसको बाहर निकालने की कोशिश करती रहती है। एंड आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर करते हुए कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या क्या कॉम्प्लिकेशन क्या क्या लेवल पे कर सकता है, ये एक अलग सब्जेक्ट है अपने आप में कि हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किस लेवल पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर सिस्टमिक इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पे अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया है तो वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होने के चांसेस है। अगर किसी को थ्रोट इन्फेक्शन है, वहाँ पे अगर आपको रेजिस्टेंस आ रहा है, सो सच ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए तरीका सिंपल रहेगा। सो इट ऑल ये निर्भर करता है कि क्या लेवल पे कौन सा तरीके का रेजिस्टेंस पैदा हुआ है। तो डॉक्टर अंशुमान, यही सवाल आपको भी, गंभीर बीमारियों के इलाज में किस हद तक इंटरफेयर हो सकता है ये रेजिस्टेंस? जी, ये गंभीर बीमारियों के इलाज में आप ऐसा समझ लीजिए कि बीमारी ठीक नहीं होने से मौत तक ये पूरी यात्रा हो सकती है सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से। कैसे बीमारी करा सकती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? जैसे मैंने बताया कि आपके बॉडी के सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, बीमार हो गए, आपको एम्पिरिकल एंटीबायोटिक दी गई, काम नहीं किया, आपको कल्चर सेंसिटिविटी कराया गया, सारी एंटीबायोटिक से ऐसा आ गया रेजिस्टेंस, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं रेजिस्टेंस, मतलब सुनवाई नहीं हो रही है। आप हॉस्पिटल भर्ती हो गए, हॉस्पिटल में दवा दी जा रही है इंजेक्शन के फॉर्म में एंटीबायोटिक, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आईसीयू में चले गए, फेफड़ा डैमेज हो गया, निमोनिया हो गया, वेंटिलेटर पे चले गए, मौत आ सकती है। इसलिए इसको लाइटली ना लें। ये तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डायरेक्टली की बात हो गई। दूसरा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक एक्युमुलेटिव डोज बहुत ज्यादा हो चुकी है। ये एक केमिकल है, ये बॉडी के हर अंग में अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, वहां से लेके हर जगह एक्ट करती है। तो आप बेवजह अपने शरीर में पैसा खर्च करके जहर डाल रहे हैं, अपने को पॉइजनस कर रहे हैं, उसको ना करें। एंटीबायोटिक का अगर इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट उससे ज्यादा है, इसको बिल्कुल सुपरविजन में करें तो बेहतर है। ऑलराइट, तो सबसे पहली बात तो ये गांठ बांध लेनी है कि आपकी नेचुरल इम्यूनिटी आपको बिल्ड करनी है। विदेश में भी आपने कई बार सोचा होगा, हल्के से सर्दी जुकाम के लिए दवाइयाँ तुरंत नहीं दी जाती है। कहा जाता है आपको कि आप स्टीम ले, आप गरारे करें। बुखार है, बहुत ज़्यादा अगर बुखार है तभी जाके आपको दवाइयाँ वगैरह प्रेस्क्राइब की जाती है। तो थोड़ा सा अपने शरीर को मौका दे कि वो अपने आप अपने को ठीक कर सके, क्योंकि आपके शरीर में वो क्षमता है। उस क्षमता
को इनफैक्ट एंटीबायोटिक्स खिला कर या अपने शरीर को एंटीबायोटिक्स दे देकर आप वो इम्यूनिटी को ख़त्म कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हो सकता है आपके लाइफस्टाइल में बदलाव की ज़रूरत है। और जो हमारे पैनलिस्टों के डॉक्टर ने भी बताया कि आप हल्के फुल्के चेंजेस करने की कोशिश करें और जो रेजिस्टेंस आपको लगता है कि बिल्ड हुआ भी है उसे नेचुरली वेव आउट करने पर थोड़ा सा ध्यान दें। लेकिन एंटीबायोटिक्स अगर ले रहे हैं तो बहुत ज़रूरी बात, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके ज़रूर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शिरकत की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। इसी के साथ मुझे भी इस पेशकश में इजाज़त दें। नमस्कार।